हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आनंद परमार क्लासेस। दोस्तों, अपन ने मौर्य साम्राज्य के बात करते हैं। इसके पहले जो बात करी थी अपन ने राजकीय जीवन बात करी थी उनका, और उसके बाद सामाजिक जीवन की बात करते हैं। मतलब मौर्य साम्राज्य के 3 पार्ट अपन पढ़ चुके हैं। अब मौर्य साम्राज्य का 4th पार्ट आएगा, इसमें अपन मौर्य साम्राज्य को लगभग खत्म कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा बचा हुआ था। चलिए बात करते हैं दोस्तों। मौर्य साम्राज्य का जो है वो चलेगा अपना दोस्तों भाग नंबर 4, मतलब पार्ट नंबर 4। ठीक है, उसमें मैं बात करता हूं दोस्तों मौर्य साम्राज्य की कला का। ठीक है, कि कला कैसे थी। तो कला दोस्तों 2 प्रकार से थी, एक स्थानीय कला और एक राजकीय कला। ठीक है, चलिए बात करते हैं। इधर मैं बात करता हूं एक सबसे पहले स्थानीय कला। ठीक है, स्थानीय कला मतलब दोस्तों लोकल कला। ठीक है, बात करते हैं वहां जो लोग रहते थे उनकी कला। तो स्थानीय कला जो है दोस्तों ये 2 प्रकार से बटे हुए थे। वो कौन कौन से थे दोस्तों? स्थानीय कला मतलब स्वतंत्र रूप से थे, लोग अपने अपने हिसाब से बिना किसी राजा के दबाव में अपनी कला को उभारते थे, मूर्तियां बनाते थे और उन्हें बेचते थे। ठीक है, तो इसमें दोस्तों एक मूर्तियां मिली है, यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्ति। ठीक है, यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्ति ये कहां से मिली है? तो ये दोस्तों मिली है दीदारगंज से। और दीदारगंज कहाँ है? तो बिहार में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, कि यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्ति कहां से मिली है? तो दीदारगंज से मिली है। और दीदारगंज कहाँ है दोस्तों? बिहार में है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं इसी स्थानीय कला में। ठीक है, इसमें दोस्तों बात करते हैं मृदभांड से भी पता चलता है। ठीक है, और मृदभांड, ठीक है, मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन। ठीक है, तो कैसे थे? तो दोस्तों वो थे उत्तरी एवं पॉलिशदार मृदभांड। ठीक है, उत्तरी एवं पॉलिशदार मृदभांड। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो उत्तरी एवं पॉलिशदार मृदभांड दोस्तों कहाँ के थे? ये थे मौर्य साम्राज्य के। इसमें काले भी लिख सकते हैं कि उत्तरी एवं काले पॉलिशदार मृदभांड कहाँ पे थे? मौर्य साम्राज्य में। और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना कि यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्ति कहाँ से मिली है दोस्तों? दीदारगंज बिहार से मिली है। ठीक है, ये थी स्थानीय कला। अब बात करते हैं अपन दोस्तों राजकीय कला की। राजकीय कला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से पढ़ेंगे अपन। देखिए, एक है फिर राजकीय कला। ठीक है, राजकीय कला में 2-3 चीज मिली है अपने को। एक मिला है दोस्तों एकास्म स्तंभ, एकास्म स्तंभ, और दूसरा मिला है दोस्तों स्तूप। ठीक है, एक मिला है एकास्म स्तंभ और दूसरा क्या मिला? स्तूप। और तीसरा मिला है दोस्तों महल। ठीक है, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना भी नहीं है अपने को। ठीक है, एक एकास्म स्तंभ और एक क्या मिला दोस्तों? स्तूप। ठीक है, एकास्म स्तंभ कैसे हुआ करते थे दोस्तों उसकी जानकारी देता हूं मैं आप लोगों को। देखिए, एकास्म स्तंभ पहले तो हुआ क्या करते थे? एकास्म स्तंभ दोस्तों वो हुआ करते थे कि एक पत्थर से बना हुआ। ठीक है, एक पत्थर से बना हुआ। ठीक है, और वो पत्थर कौन सा था? तो वो दोस्तों बालू का पत्थर था। ठीक है, कौन सा पत्थर था? बालू का पत्थर था। क्लियर है इतनी बात? मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया कि राजकीय कला में 2-3 चीजें थी, एक एकास्म स्तंभ, एक स्तूप और एक महल। सबसे पहले मैं बात करूं एकास्म स्तंभ की। एकास्म स्तंभ मतलब एक पत्थर से बना हुआ, और एक पत्थर कौन सा था? वो बालू का पत्थर। ठीक है, स्तूप की अपन बाद में बात करेंगे। तो एकास्म स्तंभ दोस्तों हुआ कैसे करते थे? देखिए, मैं बात करता हूँ ऐसे, ये वाले ऐसे और ये। ठीक है, यहाँ पे ऐसे एकास्म स्तंभ हुआ करते थे। यहाँ, यहाँ और यहाँ दोस्तों 3 मूर्तियां हुआ करती थी। किन की दोस्तों? एक थी दोस्तों बात करते हैं सिंह की, एक थी बैल की। ठीक है, एक थी दोस्तों काय की? सिंह की, और एक थी बैल की, और एक थी दोस्तों हाथी की। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? एक सिंह की, एक बैल की और एक हाथी की। और ऐसा एकास्म स्तंभ हुआ करता था। ठीक है, और एकास्म स्तंभ दोस्तों ये उत्कृष्ट कला का एक नमूना हुआ करता था मौर्य साम्राज्य में। ठीक है, चल अब बात करते हैं दोस्तों स्तूप की। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्तूप। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में बहुत सारे स्तूप बनाए गए हैं। और स्तूप किनके बने गए थे? तो स्तूप किन लोगों के लिए बनाए गए थे? स्तूप उन लोगों के लिए बनाए गए थे जो बौद्ध धर्म के जो गुरु थे वो मर गए थे, उनकी याद में उनके स्तूप बनाए गए थे। ठीक है, तो सारे के सारे स्तूप जो है दोस्तों वो बनाए गए थे बौद्ध धर्म के
गुरु के लिए, ठीक है, बौद्ध धर्म के गुरु के लिए। क्लियर है इतनी बात? स्तूप किन के लिए? बौद्ध धर्म के गुरु के लिए बनाए गए थे, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, अब स्तूप जो बनाए गए थे वो राजाओं के लिए बनाए गए थे, ठीक है। तो कौन कौन से राजा ने उनके, माफ कीजिएगा, स्तूप जो है बौद्ध धर्म के लिए बनाए गए थे परंतु राजाओं के द्वारा बनाए गए थे, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं, सबसे पहले स्तूप बनाए दोस्तों अजात शत्रु ने, ठीक है। किसने बनाए? अजात शत्रु। अजात शत्रु ने बनाया दोस्तों 8 स्तूप। मैंने आप लोगों को बताया था कि बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के मरने के बाद उनके शरीर को 8 भागों में बंटाया गया था और अजात शत्रु ने उनके 8 भागों से 8 स्तूप बनाए गए थे, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों आगे की। आगे दोस्तों मौर्य साम्राज्य में एक राजा था, उस राजा का नाम है दोस्तों अशोक। अशोक ने स्तूप बनाए थे दोस्तों 84,000, ठीक है। कितने बनाए थे? 84,000। ये एग्जाम में आ चुका है कि अजात शत्रु ने 8 स्तूप बनाए हैं और अशोक ने कितने बनाए दोस्तों? 84,000 स्तूप बनाए हैं, ठीक है। चलिए आप बात करते हैं दोस्तों एक मौर्योत्तर काल में, कहाँ पे? मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल मतलब दोस्तों मौर्य साम्राज्य के बाद का काल, ठीक है। और वो काल कौन सा था दोस्तों? तो एक था शुंग वंश आया था और एक आया था दोस्तों सातवाहन वंश, ठीक है। इन दोनों वंशों को दोस्तों बोलते हैं स्तूपों का स्वर्ण काल, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्तूपों का स्वर्ण काल किसे बोला जाता है? तो दोस्तों शुंग वंश और सातवाहन वंश को स्तूपों का स्वर्ण काल बोला जाता है। क्यों? इन्होंने स्तूप बिल्कुल नहीं बनाए, इन्होंने स्तूपों की मरम्मत करवाई थी, ठीक है। परंतु बहुत ज्यादा लाखों से भी ऊपर स्तूपों की मरम्मत कराई, इसलिए दोस्तों शुंग वंश और सातवाहन वंश को स्तूपों का क्या बोला जाता है? स्वर्ण काल। एग्जाम में पूछा जा चुका है, खासकर इंपोर्टेंट शुंग वंश, ठीक है, कि स्तूपों को स्वर्ण काल कौन सा वंश था? तो शुंग वंश, ठीक है। अशोक ने कितने? 84,000 स्तूप बनाए, अजात शत्रु ने 8 स्तूप बनाए, ठीक है। अब ये स्तूप कैसे हुआ करते थे, देखिए उनको मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि स्तूप की डिजाइन कैसी हुआ करती थी, ठीक है। तो देखिए बात करते दोस्तों, स्तूप की डिजाइन कुछ ऐसी हुआ करती थी। ये था अर्धचंद्राकार आकृति, ठीक है। यहाँ पे ऐसी बनी हुई थी ये वाली, ठीक। एक ऐसा बना हुआ था, यहाँ पे 2 तोरण द्वार हुआ करते थे, ये मतलब प्रवेश द्वार, ठीक है, ये, ठीक। इसके बाद यहाँ पे ऐसा हुआ करता था ये, ठीक। चलिए बात करते हैं आगे, ठीक। एक ये हुआ करता था, ठीक ठीक। इसको बोलते थे दोस्तों हर्मिका। हर्मिका मतलब दोस्तों डिब्बा, ठीक है। इस हर्मिका या डिब्बा में ही दोस्तों बात करते हैं क्या हुआ करता था, जो बौद्ध धर्म के गुरु हुआ करते थे उनके अवशेष हुआ करते थे, ठीक है। इसमें उनके दोस्तों बात करते हैं समाधि हुआ करती थी, ठीक है। चलिए अभी बात करते हैं दोस्तों, इनको बोलते थे छत्रियां, ठीक है, या फिर छत्रक, ठीक है। इसको बोला, यहाँ पे देखिए बात करते हैं, ये या दो इसको बोले जाता था छत्रक या छत्रियां, ठीक है। ये थी छत्रियां, यहाँ था हर्मिका मतलब क्या था दोस्तों? डिब्बा, ठीक है। इसको बोलते थे दोस्तों तोरण द्वार, ठीक है। तोरण द्वार मतलब प्रवेश द्वार, यहाँ से प्रवेश होगा करता था। और कितने थे ये? 4। देखिए 2 इधर 2 इधर, तो संख्याएं कितनी थी? 4, ठीक है। चलिए इसको बोलते थे दोस्तों परीक्षण पथ। परीक्षण पथ, ठीक है। इसे क्या बोला जाता था? परीक्षण पथ। ये वाली आकृति जो थी ये थी अर्ध चंद्राकार पेटी, ठीक है, अर्ध चंद्राकार पेटी, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं दोस्तों, ठीक। और ये जो था हर्मिका था, हर्मिका मतलब डिब्बा। बौद्ध धर्म के जितने भी गुरु थे दोस्तों, उनके जो समाधि हुआ करती थी वो उनके कुछ रखे जाते थे यहाँ पर, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, अस्थियां वगैरह रखी जाती थी। ये था दोस्तों छत्रक मतलब छतरियां, ऊपर मंदिर पर जो छतरियां होती है ना वो वाली, ठीक है। ये था परीक्षणापद मतलब चबूतरा बोलते थे ना, अपने गांव की भाषा में क्या बोलते हैं? चबूतरा, ठीक है। चलिए बात करते हैं, ये थी अर्ध चंद्राकार पेटी। और ये तो दोस्तों तोरण द्वार मतलब प्रवेश द्वार। संख्याएं कितनी थी? 4। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये बौद्ध धर्म के स्तूपों में तोरण द्वारों की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो कुल 4 थी। इधर दाएं 2 बाएं 2, लगभग कितने? 4। आगे बात करते हैं दोस्तों, ये परीक्षणापथ है, ये मतलब चबूतरा। क्लियर है इतनी बात? तो ये ऐसा हुआ करता था दोस्तों, क्या? स्तूप, ठीक है। ये बौद्ध धर्म के स्तूप हुआ करते थे, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों
उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कुछ स्तूपों की जानकारी मैं आप लोगों को देता हूँ जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक तो आप लोगों को पता हो, एक स्तूप कहाँ है दोस्तों, सांची का स्तूप, ठीक है, सांची का स्तूप ये है दोस्तों मध्य प्रदेश में भी कहाँ है दोस्तों, विदिशा में, ठीक है, ये याद रखना सांची का स्तूप। चलिए आगे की बात करते हैं दोस्तों, एक है दोस्तों भरहूत का स्तूप, ठीक है, भरहूत का स्तूप, भरहूत का स्तूप कहाँ है दोस्तों, ये है सतना में, ठीक है, एक सांची का स्तूप है एमपी में विदिशा में, एक भरहूत का स्तूप कहाँ है दोस्तों, सतना में, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं दोस्तों, एक और है स्तूप दोस्तों, वो कौन सा है, वो है पीपर हवा, पीपर रवा, ठीक है, पीपर रवा का स्तूप, ये कहाँ है दोस्तों, ये है नेपाल में, ठीक है, पीपर रवा का स्तूप कहाँ है, नेपाल में है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, और ये स्तूप जो है ये सबसे पुराना स्तूप है, ठीक है, कौन सा स्तूप है, सबसे पुराना स्तूप है, ठीक है, पीपर रवा का स्तूप कहाँ है दोस्तों, नेपाल में, कौन है, सबसे पुराना स्तूप है। क्लियर है इतनी बात। तो ये थे मौर्य साम्राज्य के कुछ राजा इंपोर्टेंट, उसके बाद दोस्तों राजकीय कला, उसके बाद सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, अशोक के अभिलेख, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं एक मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था, कौन था दोस्तों, अंतिम शासक, ठीक है, और अंतिम शासक का नाम था दोस्तों बृहदत्त, ठीक है, अंतिम शासक का नाम क्या था, बृहदत्त। इस बृहदत्त की हत्या कर दी थी, किसने कर दी थी दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है, इस बृहदत्त की हत्या कर दी थी पुष्यमित्र शुंग ने, और पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या करने के बाद एक नया वंश स्थापित किया था, उस वंश को बोलते हैं शुंग वंश। मतलब पता लगता है दोस्तों कि अब शुंग वंश आ गया तो मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश अब खत्म हो चुका है, ठीक है। इस मौर्य साम्राज्य में जो आखिरी के राजा थे वो ज्यादा दोस्तों बलशाली नहीं थे, बलवान नहीं थे। उसके बाद बात करते हैं तो कुछ आक्रमण हुए तो दोस्तों विदेशी आक्रमण हुए थे, कुछ देशी आक्रमण हुए थे। विदेशी मतलब बाहर से आक्रमण हुए थे दूसरे देशों से, देशी आक्रमण मतलब अपने देशों से आक्रमण हुए करते थे, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों इसके बाद जो अगला लेक्चर रहेगा वो मौर्योत्तर काल रहेगा, मतलब मौर्य काल के बाद का काल। उसमें कुछ विदेशी आक्रमण रहेंगे, कुछ देशी आक्रमण रहेंगे, ठीक है। तो उन आक्रमणों में ही दोस्तों एक पुष्यमित्र शुंग था। ये जो पुष्यमित्र शुंग था ये इनके दरबार में ही एक सेनापति का काम करता था, ठीक है। परंतु इसको पता लगा कि जो मौर्य वंश के राजा है वो ज्यादा बलशाली नहीं है, तो उसने मौका देख के चौका मारा और बृहदत्त को मार के शुंग वंश की स्थापना कर दी। तो इसके बाद अपने को देशी आक्रमण और विदेशी आक्रमण अपने को पढ़ना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, तो यहाँ पे अपना मौर्य साम्राज्य बिल्कुल क्या हुआ, खत्म हुआ, ठीक है। चल बात करें, थैंक यू।